हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। आज हम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं कि यह कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को समझने से पहले हम बात करते हैं कि यह प्रणाली किस तरीके से प्रचलित हुई है, यह प्रणाली जो है इसका आविष्कार क्यों किया गया और यह प्रणाली किस प्रकार आज के समय में इंजनों में काम में ली जा रही है। तो देखिए, पुराने समय में हम बात करें तो जो हमारा इंजन था यह स्टीम इंजन था। स्टीम इंजन में सबसे बड़ी समस्या होती थी कि उसमें पानी का जो टैंक होता था इसे ऊपर ही रखना पड़ता था। यह मजबूरी थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर जितने भी वाहन थे वह सब एक जैसे ही डिज़ाइन के होते थे, या हम कहते थे कि वो एक जैसे ही दिखाई देते थे, इसलिए उसमें अलग कोई परिवर्तन नहीं किया जा पा रहा था। साथ में हीट के कारण, या हम कहते थे कि जो ड्राइवर होता था यह हमेशा आंख के संपर्क में रहता था, एकदम हीट के पास में होता था, जिसकी वजह से उसके स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता था। तो इस समस्या के कारण इस तरीके के सिस्टम में बदलाव की पूर्ण रूप से क्या थी, आवश्यकता पड़ी। और इस प्रणाली में अचानक से जो बदलाव आया वो यह था, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि फ्यूल को किस प्रकार बाहर से हटा करके अंदर कर दिया जाए कि यह जो फ्यूल है यह अंदर ही जले। तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या थी कि फ्यूल को किस तरीके से सिलेंडर के अंदर पहुंचाया जाए। तो इस सिस्टम में इंजेक्शन सिस्टम जो है यह काम में आया, या हम ये कहें कि इंजेक्शन सिस्टम वहां सामने आया, जिसके माध्यम से हमने फ्यूल का छिड़काव कंबशन चेंबर में करवाया। और इसके लिए प्रयुक्त जितने भी हमारे पार्ट होते हैं यह इंजेक्शन सिस्टम में आते हैं, इंजेक्शन प्रणाली में आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज इंजेक्शन सिस्टम के बारे में कि यह जो प्रणाली थी सबसे पहले जो निकल कर के आई यह थी एयर ब्लास्ट सिस्टम। एयर ब्लास्ट सिस्टम में एक एयर कंप्रेशर को काम में लिया जाता था, जो कि कंप्रेस करके हवा को हमेशा अपने टैंक में भर के रखता था। और जैसे ही फ्यूल का छिड़काव करवाया जाता था तो गर्म हवा के साथ ही यह डीजल जो है कंबशन चेंबर में प्रवेश करता था, जिसकी वजह से सिलेंडर में पहले से हवा को कंप्रेस किया होता था और हवा प्रेशर के साथ कंबशन चेंबर में प्रवेश करती थी, और वह भी फ्यूल के साथ, क्योंकि एटोमाइज जो रूप था यह पहले मुश्किल था, यह एयर ब्लास्ट सिस्टम में नहीं किया जा पा रहा था, जिसकी वजह से हम डीजल के ऊपर हवा को प्रेशर से छोड़ते थे, जिसकी वजह से यह एटोमाइज रूप में जो है बट जाता था और उसके बाद ही उसे कंबशन चेंबर में प्रवेश करवाया जाता था। परिणाम ये होता था कि जैसे ही ये दबी हुई हवा के संपर्क में आता था जल पड़ता था। लेकिन यह जो सिस्टम था या यह जो प्रणाली थी यह भी अभी अपूर्ण थी, यह भी पूरी नहीं थी, लेकिन इसमें भी परिवर्तन किया गया और उसके बाद सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम काम में लाया गया। आज के समय में सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम या इसका दूसरा नाम मैकेनिकल इंजेक्शन सिस्टम के नाम से यह जाना जाता है, आज के समय में यह काम में ली जा रही है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है इंडिविजुअल या जरक टाइप पंप, इसे इनलाइन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला आया डिस्ट्रीब्यूटर और रोटरी टाइप। इसके बाद तीसरा जो पंप था यह था हमारा पीटी इंजेक्शन सिस्टम, या हम इसे कहते हैं प्रेशर टाइमिंग। जी हाँ, प्रेशर टाइमिंग जो पंप था इसका सुधरा हुआ रूप हम ये कह सकते हैं कि कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम CRDI के नाम से यह जाना जाता है। तो आगे हम बात करते हैं एयर ब्लास्ट जो इंजेक्शन सिस्टम है इसके बारे में, और एक इमेज के माध्यम से समझते हैं इसे। तो देखिए, इस इमेज में आप देख रहे हैं कि एक फ्यूल टैंक है और एक फ्यूल पंप है, जिसके माध्यम से फ्यूल को जो है इंजेक्टर के माध्यम से क्या किया जा रहा है, यहाँ पर पहले से ही एक चेंबर में भर के रखा जा रहा है। लेकिन वहाँ आप देखेंगे कि एक पंप के द्वारा भी जो हवा है उसको प्रेशर के साथ क्या किया जाता है, इस चेंबर में भर दिया जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर हवा का प्रेशर होता है और इधर से पिस्टन के द्वारा हवा को कंप्रेस किया जाता था, यहाँ पर दबी हुई हवा जो है यह इसका प्रेशर होने के कारण डीजल को कंबशन चेंबर में धकेल देती थी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ एक हीटर प्लग लगाया जाता था ताकि जो डीजल है इसे आसानी से जलाया जा सके। तो यहाँ पर डीजल या पेट्रोल दोनों को इसी तरीके से जलाया जाता था। पेट्रोल इंजन को स्पार्क के द्वारा, डीजल इंजन को जो है हीटर प्लग के द्वारा जलाया जाता था। तो लेकिन इस तरीके की जो सिस्टम थी, इस तरीके का जो प्रणाली थी, इसमें कई खामियां थी। इन खामियों को दूर किया गया और सॉलिड इंजेक्शन को काम में लिया गया। तो चलिए, सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम में हम सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा इंडिविजुअल पंप है यह किस तरीके से कार्य करता है। तो देखिए, इस इमेज में आप देखेंगे कि एक हमारा इंडिविजुअल पंप जो है यह बनाया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए,
चूंकि पंप है तो पंप का काम होता है पंप करने का, तो यहाँ पर एक कैम शाफ्ट हम लोगों ने काम में लिए, यह एसेंट्रिक कैम लोब है। एसेंट्रिक का मतलब होता है जिसका सेंटर आउट हो। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि इसकी लोब यहाँ से हल्का सा क्या कर दिया गया है, इसे बढ़ा दिया गया है और इसके ऊपर हम लोगों ने एक रोलर टेपिट लगाया है। अब जैसे ही यहाँ पर यह बंद अवस्था में है और साथ में इस रोलर टेपिट जो है इसका कनेक्शन हम लोगों ने क्या किया है, एक प्लंजर के साथ किया है और प्लंजर रिटर्निंग स्प्रिंग जो है इसको नीचे की ओर धकेल के रखती है। तो अब जैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो बड़ा वाला भाग है यह हमारे रोलर टेपिट के पास में जैसे आता जाएगा तो रोलर टेपिट को ऊपर की ओर धकेलता जाएगा। परिणाम ये होता है कि यहाँ पर जो प्लंजर है यह भी ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन उससे पहले जैसे ही एसेंट्रिक कैम लोब की ठोकर हटती है तो यहाँ से जो स्पिल पोर्ट है या हमारा जो फीड पोर्ट है यहाँ से फ्यूल को क्या करवाया जाता है, हमारे इस फीड चैम्बर में भर दिया जाता है। जैसे ही फीड चैम्बर में फ्यूल भर जाता है और एसेंट्रिक कैम की ठोकर के द्वारा हमारे प्लंजर को ऊपर की ओर धकेला जाता है तो यहाँ पर जो फ्यूल है इसके ऊपर दबाव पड़ता है। चूंकि केमिकल यहाँ हम कहते हैं कि यह एक लिक्विड है, लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। परिणाम ये होता है कि लिक्विड का जो दबाव होता है यह भी हमारे डिलीवरी वाल्व पर पड़ने लगता है। डिलीवरी वाल्व के ऊपर एक रिटर्निंग स्प्रिंग होती है। जैसे ही इस डीजल का दबाव या इस फ्यूल का दबाव जो होता है यह इस रिटर्निंग स्प्रिंग से अधिक होता है, परिणाम ये होता है कि यह जो फ्यूल है यह हाई प्रेशर पाइप से होता हुआ हमारे इंजेक्टर के माध्यम से इसे कंबशन चेंबर में फ्यूल को छिड़काव करवा दिया जाता है। इंजेक्टर का जो कार्य होता है यहाँ पर एटोमाइज रूप में फ्यूल का छिड़काव करवाने का होता है। इसीलिए इंजेक्टर को फिर काम में लिया गया क्योंकि इसी के माध्यम से जो है कंबशन चेंबर में डीजल को पहुंचाया जाता था। अब यहाँ पर हम बात करें, क्योंकि अब वहाँ पर हम सिंगल सिलेंडर इंजन हो तो वहाँ पर हम इंडिविजुअल फ्यूल पंप को काम में ले सकते हैं, लेकिन मल्टी सिलेंडर हो जाने पर हमें यहाँ पर एसेंट्रिक कैम जो है उसे भी बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से कैम शाफ्ट जो होती थी हमारे इंजन की उसकी डिज़ाइन में भी काफ़ी कठिनाई होने लगी। तो इस समस्या से बचने के लिए हम लोगों ने जो इनलाइन फ्यूल पंप है यह काम में लिया, जिसे जरक टाइप के नाम से भी बुलाया गया। इस तरीके के फ्यूल पंप में हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमने अब एक कैम शाफ्ट स्पेशली FIP की लगा ली गई और इसे चाल देने के लिए हम लोगों ने आइडल गियर को काम में लिया और इसके माध्यम से हम लोगों ने क्या किया कि जो विभिन्न प्रकार के पंप थे उन्हें एक ही हाउसिंग में इन्हें व्यवस्थित कर दिया। परिणाम ये हुआ कि चाहे 4 सिलेंडर हो, 3 सिलेंडर हो, 2 सिलेंडर हो या 6 सिलेंडर हो, इन सभी के लिए हम लोगों ने एक ही हाउसिंग में व्यवस्था दे दी। और साथ में जो फ्यूल फीड सिस्टम था जिसके अंदर हम फ्यूल को है फीड करने का काम करते थे, तो ये जो फीड है यह भी फीड पंप के माध्यम से किया जाता है। इसे भी हम लोगों ने हमारे FIP के ऊपर ही लगा दिया। तो चलिए अब इस FIP के भागों के बारे में हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इनके भागों के बारे में और जानते हैं साथ के साथ कि किस तरीके से काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नीचे की तरफ हम बात करें तो यह रोलर टेपिट कहलाता है और इसके अंदर हम अगर देखें तो रोलर पिन, रोलर और रोलर बुश होते हैं। ये 3 पार्ट जो हैं इस तरीके से इसके होते हैं और जो कि लगे होते हैं हमारे रोलर टेपिट पर। और रोलर टेपिट पर यहाँ पर जो ये एक एडजस्टिंग स्क्रू दिया जाता है, ये एडजस्टिंग स्क्रू नट दोनों इसके अंदर साथ होते हैं। यह हमारे इंजन में फेजिंग के लिए इसे काम में लिया जाता है। इससे हम हमारे प्लंजर की स्ट्रोक लेंथ जो होती है उसे घटाते हैं या बढ़ाते हैं। इसको यदि ल्यूज कर दिया जाए तो ये जैक की तरह काम करता है कि इसे यदि ऊपर की तरफ जैसे जैसे मैं ल्यूज करता जाऊंगा तो ये ऊपर की तरफ आएगा। अगर मुझे इसे लॉक करना है तो उसके बाद नीचे का जो नट है इसे खोल करके मैं क्या करूंगा, नीचे की तरफ से टाइट कर दूंगा। तो इस तरीके से यह क्या हो जाएगा, वापस नीचे नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से एडजस्टिंग के लिए दिया जाता है। जब भी हम हमारे फ्यूल पंप में कैलिब्रेशन और फेजिंग करते हैं तो हम फेजिंग के लिए इसको काम में लेते हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक प्लंजर रिटर्निंग स्प्रिंग लॉक यहाँ पर है। यह प्लंजर रिटर्निंग स्प्रिंग लॉक है, यह प्लंजर रिटर्निंग स्प्रिंग है और यह प्लंजर कहलाता है। प्लंजर के बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है यह हमारे प्लंजर रिटर्निंग स्प्रिंग होल्डर कहलाता है, प्लंजर रिटर्निंग स्प्रिंग होल्डर। इसके बाद और आगे चलते हैं हम तो यहाँ पर चूंकि आप देखेंगे कि जो ये प्लंजर है इसके साथ में क्या होता है, इस
कंट्रोल स्लीव के लग को लगाया जाता है और कंट्रोल स्लीव के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। ये कंट्रोल स्लीव के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर ये आता है बैरल और प्लंजर, जो ये दोनों हैं, ये पंपिंग एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम बात करते हैं कि इसमें भी कुछ भाग होते हैं, कि जैसे नीचे का हिस्सा जो है यहाँ पर लॉकिंग ग्रू बना हुआ है जिसमें लॉक लगाया जाता है, यह हमारा लग कहलाता है। और ये जो हिस्सा है यह हेलिक्स ग्रू के नाम से जाना जाता है। तो यह प्लंजर में व्यवस्थाएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे बैरल की। बैरल में ये जो छोटा सा भाग है यह लॉकिंग लिप्स के नाम से जाना जाता है, और ये जो हिस्सा है इसका फीड पोर्ट कहलाता है। फीड पोर्ट के बाद यहाँ से ये इसका आउटलेट पोर्ट कहलाता है, जहां से फ्यूल को बाहर निकाला जाता है। इस आउटलेट पोर्ट के ऊपर हम एक डिलीवरी वाल्व लगा के रखते हैं। यह डिलीवरी वाल्व जो होता है ये डिलीवरी वाल्व है, और यह डिलीवरी वाल्व शीट है जो कि हमारे इस बैरल के ऊपर बैठा होता है। और हम जो है डिलीवरी वाल्व शीट के ऊपर यह डिलीवरी वाल्व लगा के रखते हैं। और यहाँ पर जब क्या होता है कि प्लंजर के द्वारा फ्यूल को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, तो आप देखेंगे कि यह किस तरीके से इसे ऊपर उठा देता है। तो जब ये यहाँ पर अभी क्योंकि फ्यूल नहीं है, हवा के प्रेशर से ही क्या किया जा रहा है, इसे उठाया जा रहा है। तो इस तरीके से ये पंपिंग एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। बैरल और प्लंजर के सेट को पंपिंग एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। डिलीवरी वाल्व और डिलीवरी वाल्व शीट जो है इसके ऊपर इसे बिठा के रखने के लिए वहां पर डिलीवरी वाल्व रिटर्निंग स्प्रिंग होती है, जो कि डिलीवरी वाल्व के ऊपर हर समय बैठी होती है। और उसके ऊपर लगा होता है डिलीवरी वाल्व जो रिटर्निंग स्प्रिंग है, यह इसका होल्डर कहलाता है। इसका प्रेशर बना के रखने का कार्य होता है, क्योंकि रिटर्निंग स्प्रिंग है तो इसको रिटर्न करके रखती है, ये इसके ऊपर दबाव बना के रखती है। और बाद में यहां पर आप देखेंगे कि एक हमारे पास यह डिलीवरी वाल्व शीट होल्डर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह इस वाल्व शीट को, जैसे आप देखेंगे कि यह किस तरीके से दब रही है, तो इसे जब पंप के अंदर बिठाया जाता है तो ताकत के साथ क्या किया जाता है, इसे कसा जाता है। तो यह पूरी शीट के अंदर बैठ जाती है। और इसी वजह से जब तक यहां पर जो आपका प्लंजर है इसके द्वारा 2000 से 2700 psi का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, यह फ्यूल को आगे इंजेक्ट नहीं करने देता है। या हम ये कहें कि यही जो पंप है यह प्रेशर बना करके भेजने का काम करता है। तकरीबन 2000 से 2700 psi का क्या बना के रखता है, प्रेशर बना करके भेजने का काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल स्लीव की। तो कंट्रोल स्लीव जो है यह हमारे प्लंजर के लग के साथ जुड़ा होता है, और जिस तरीके से जब क्या किया जाता है, एक्सीलेटर दिया जाता है, तो एक्सीलेटर के दौरान कंट्रोल रोड का जो पूरा नियंत्रण होता है यह हमारी कंट्रोल स्लीव के साथ होता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल स्लीव। स्लीव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिस्सा गोल होता है, और चूंकि ये कंट्रोल, या हम ये कहें कि ये नियंत्रित, पूरा नियंत्रण रखती है हमारे प्लंजर के ऊपर, तो इसीलिए हम इसे कंट्रोल स्लीव के नाम से जानते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से नियंत्रित करती है, या फ्यूल का छिड़काव किस तरीके से होता है। तो देखिए जो हमारा प्लंजर है इसका हेलिक्स जो ग्रू है यह जितना जल्दी क्या होगा हमारे फीड पोर्ट के सामने आएगा, फ्यूल की डिलीवरी उतनी ही कम होगी, और जितना देरी से क्या होगा यह इसके सामने पहुंचेगा उतनी ही ज्यादा फ्यूल की डिलीवरी इसके द्वारा की जाएगी। और यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारा प्लंजर है इसके अंदर यह कट जो है ये तिरछा बनाया गया है, और इसको तिरछा बनाने का रीजन सबसे बड़ा यही है कि आप ऊपर वाला जो भाग देखेंगे ये एक समान रखा गया है। तो यहां हम इसको कह सकते हैं कि ये जो लेंथ है ये इसकी टीडीसी हो गई, और उसके बाद ये इसकी बीडीसी लेंथ हो गई। क्योंकि टीडीसी से बीडीसी के बीच की जो दूरी होती है यही क्या कहलाती है, स्ट्रोक कहलाता है। तो हम यहां देख रहे हैं कि यहां से यहां तक का जो इसका स्ट्रोक लेंथ है ये कम है, छोटा है। यहां पे आप देख रहे हैं कि स्ट्रोक लेंथ बढ़ गया। इसी तरीके से धीरे धीरे जैसे आप देखते जाएंगे तो स्ट्रोक लेंथ बढ़ता जा रहा है। परिणाम ये हो रहा है कि यहां पर पहले क्या हो रहा था कि ये प्लंजर जैसे ही क्या होता था, पंप होता था, तो हमारा जो हेलिक्स है ये फीड पोर्ट के सामने थोड़ा जल्दी आ जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे, एक्सीलेटर के माध्यम से इसे घुमाते जाएंगे, यह धीरे धीरे क्या होने लगेगा, हमारे फीड पोर्ट के सामने आने लगेगा। परिणाम ये होगा कि फ्यूल की मात्रा बढ़ जाएगी, और फ्यूल जो है यह ज्यादा से ज्यादा कंबशन चेंबर में छिड़का जाएगा। परिणाम ये होगा कि हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे जो पंप है इसके अंदर दो तरीके की क्रिया की जाती है, फेजिंग और कैलिब्रेशन। हम यहां पर कंट्रोल स्लीव के माध्यम से कैलिब्रेशन की प्रक्रिया करते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब होता है समान मात्रा में, सभी सिलेंडरों में समान मात्रा या बराबर मात्रा में फ्यूल का छिड़काव होना।
कैलिब्रेशन कहलाता है। चूंकि आपको बताया गया कि फेजिंग जो होती है वह किसके माध्यम से की जाती है, तो रोलर टिपिट पर बने हुए इस एडजस्टिंग स्क्रू के माध्यम से यह की जाती है। इसके द्वारा फेजिंग की जाती है और इसके द्वारा कैलिब्रेशन की जाती है। कैलिब्रेशन के लिए भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी ट्रूथ क्वाड्रेंट है इसके ऊपर लगा हुआ जो स्क्रू है इसे ल्यूज करके, यह एडजस्टिंग स्क्रू है, इसे ल्यूज करके हम जो है इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसके बाद ये खुल जाता है, तो इस तरीके से अगर ये पंप में लगा हुआ है तो हम इसकी स्थिति को आगे या पीछे कर सकते हैं। लेकिन पंप की जो फेजिंग व कैलिब्रेशन है यह फेजिंग एंड कैलिब्रेशन मशीन पर ही की जाती है, इसे हम खुले में नहीं करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर टाइप या रोटरी टाइप जो हमारा फ्यूल पंप है, यह किस तरीके से काम करता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक तो हमारी स्थिर हाउसिंग होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, एक रोटर जो है चलाई जाती है जिसके आगे स्क्रू गियर लगा होता है और इसे क्या किया जाता है हमारे इंजन के द्वारा चाल दी जाती है, जिसमें क्या किए जाते हैं दो तरीके की व्यवस्थाएं दी जाती है। जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके अंदर एक हमारा फीड पोर्ट इसके साथ जुड़ा होता है। ये जो हिस्सा है ये हमारे फ्यूल फीड पंप के लिए होती है, ताकि जो फ्यूल फीड पंप के द्वारा जो फ्यूल को फीड किया जाता है वो इस लाइन में आता है और इस ट्यूब में क्या किया जाता है हर समय भर के रखा जाता है। और पीछे वाला जो भाग होता है यह हमारे प्लंजर के साथ जुड़ा हुआ होता है और प्लंजर वाला जो भाग होता है इसमें एक बैरल में दो प्लंजर लगते हैं। जी हाँ, इसमें पंपिंग एलिमेंट जो होता है वो एक ही होता है, लेकिन इसमें पंपिंग एलिमेंट में जो बैरल होता है इसमें एक बैरल के साथ दो प्लंजर काम में लिए जाते हैं, जिसके लिए पीछे की तरफ आप देख रहे हैं कि एक कैम बनी होती है। तो इस कैम ये किस तरीके से काम करती है, तो इस कैम को समझने के लिए हम लोग एक छोटे से चित्र या हम बोर्ड का सहारा लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देखेंगे कि हमने क्या किया है कि जो रोटर है उसका स्थिर भाग बनाया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस तरीके की जो लोबे होती हैं ये हम देख रहे हैं कि 4 हैं। यदि आपका जो पंप है 4 सिलेंडर के लिए तो उसमें आपको 2 कैम लोब मिलेगी। यदि 6 सिलेंडर है तो आपको वहां पर इस तरीके की 3 कैम मिलेंगी, जिसमें बीच वाला जो हिस्सा होता है यह एक शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है जो कि लंबी जाकर के हमारी कैम शाफ्ट के साथ घूमती रहती है। इसमें हम 2 प्लंजर और एक बैरल होता है जिसके अंदर एक रिटर्निंग स्प्रिंग होती है जो इन प्लंजरों को रिटर्न करने का काम करती है। लेकिन जैसे ही यह घूम करके क्या होती है हमारी कैम लोब के ऊपर आती है तो आप देखेंगे कि ये जो प्लंजर के बीच का जो गैप होता है ये कम हो जाएगा। परिणाम ये होता है कि यहाँ पर जो ये फ्यूल है ये कंप्रेस होगा। तो इस तरीके से जैसे ही हमारी इस कैम लोब से क्या होता है प्लंजर नीचे की तरफ आएगा तो जो प्लंजर है रिटर्निंग स्प्रिंग इन प्लंजरों को दूर कर देगी, जिसकी वजह से यहाँ बीच में वैक्यूम उत्पन्न होगा और जो फ्यूल है यह यहाँ पर भर दिया जाएगा। तो चलिए इसको वापस से देखिए आप इमेज के माध्यम से यहाँ देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता होगा। तो यहां आप देखेंगे कि जो ये प्लंजर है जैसे रिटर्न करेंगे तो उस समय यहां पर ये जो पाइप है आगे की तरफ आप देख रहे हैं कि जिसमें एक ड्रिल करके क्या किया गया है लाइन बनाई गई है, उस समय यह हमारे फीड पोर्ट के साथ जुड़ जाएगा और फ्यूल यहां पर भर जाएगा। लेकिन हमारी हाई प्रेशर पाइप जो है उनसे इसका कनेक्शन हट जाएगा, नहीं तो हाई प्रेशर पाइप से यह फ्यूल खींच के आ सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगले वाली जो इमेज इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहां आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ही प्लंजर पास में आ रहा है फ्यूल का दबाव बन रहा है, लेकिन फ्यूल वापस से कहां ना चला जाए, हमारे फ्यूल लाइन में ना चला जाए, इनलेट फ्यूल में ना चला जाए। तो क्या होगा यहां पर दूसरी तरफ हम जो फ्यूल पाइप है इसे हाई प्रेशर के साथ जोड़ के रखेंगे, जिसकी वजह से यहां पर जो फ्यूल है यह हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से होते हुए इंजेक्टर जिसके आगे नोजल लगा हुआ होता है वहां से फ्यूल का छिड़काव करवा दिया जाता है। आज के समय में इस तरीके का जो फ्यूल पंप है ये काम में नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि अब जो है CRDI इंजन आ चुके हैं मार्केट में। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम CRDI इंजन के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। और अभी के लिए आप लोगों के लिए एक सवाल, आपको ये बताना है कि हम कैलिब्रेशन के लिए किस प्रोजेक्ट का सहारा लेते हैं, या ये कहें कि कैलिब्रेशन के लिए हम किस पार्ट्स को प्रयोग में लेते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।